कि अब ग्रीन वाला पहले इतना बड़ा नहीं है, ये काफ़ी छोटे हो चुके हैं। क्लियर है? अब अगर मैं कहूँ कि वो जितना है और छोटा हो, बिल्कुल नेग्लिजिबल करना है, तो अगर इसको बिल्कुल निगलेक्ट करना था तो हम या तो ये कह देंगे कि इनको इनफाइनाइट कर दे, यानी इनफाइनाइट टुकड़ों में बांट दो जितना छोटा हो सकता है, या इसी को दूसरी तरह कह सकते हो कि डेल्टा टी टेंस टू जीरो कर दो। इसको जीरो करने का मतलब हम बहुत ही छोटा, ये जितना छोटा किए हैं ना और छोटा, इसके बीच में 1,00,000 टुकड़े कर दो, बाल के बराबर इतने पतले पतले कर दो कि ये इतना छोटा हो जाए कि वो नाम मात्र का रहे। तो अगर ये नाम मात्र का होगा तो हम इसको नेग्लेक्ट कर देंगे, और अगर ये नाम मात्र का हो गया तो जो यहाँ आएगा कैलकुलेशन वो हमें क्या दे देगा, टोटल एरिया या टोटल वैल्यू। तो उस समय जाके हमें टोटल वैल्यू मिल पाएगी, क्योंकि अब ये इतना छोटा छोटा हो गया कि निगलेक्ट हो चुका है। तो इतना तो हमें समझ में आ गया। और डेल्टा टी टेंस टू जीरो का मतलब ये काफ़ी छोटा हो गया है, और जब डेल्टा काफ़ी छोटा होता था तो हम लोग डेल्टा को किससे चेंज कर देते थे, डी से। ये हम लोग रेट वगैरह में तब तक समझ चुके थे, रेट हम तब तक निकाल चुके थे, जबकि ये कहानी है जब न्यूटन वगैरह लोग इसको सोच रहे हैं। तो हमने ये समझ लिया है कि अगर डेल्टा को काफ़ी छोटा करते जाओ या उन टुकड़ों को लाखों टुकड़ों में डिवाइड करते जाओ और तब सारे रेक्टेंगल्स के एरिया को जोड़ दोगे तो आपको बिल्कुल सही सही एरिया मिल जाएगा। अब यहाँ जो छूटने वाला हिस्सा था कि इतना छूट जा रहा था, हम इसको कैलकुलेट नहीं कर पा रहे थे, वो काम अब वो परेशानी आपके साथ नहीं होगी। लेकिन ये जो मैं कह रहा हूँ ना कि उसको लाखों टुकड़ों में डिवाइड कर दो और सारे के सारे लाखों टुकड़ों का जोड़ लेना एरिया और उसका समेशन कर लो, सब मिल जाएगा। ये कहने में तो काफ़ी आसान है, लेकिन आप खुद सोचो कि इसको हज़ारों लाखों टुकड़ों में तोड़ना और तोड़ के उस रेक्टेंगल का एरिया निकालना और निकाल के सम करना, ये क्या आसान काम है? ये तो बहुत ही मुश्किल काम है। एक तरह से कह सकते हो लगभग इम्पॉसिबल है। लगभग इम्पॉसिबल तो मान सकते हो कि ये इतना आसान तो है नहीं कि उसको टुकड़े करते जाओ, पता चला कि एक क्वेश्चन करने में ही आधी ज़िंदगी बीत गई हमारी, उसके बाद की बाकी डिस्कवरी के लिए हम क्या करेंगे। तो ये हमें पता था कि ऐसे हो जाएगा, ये हमें तरीका एक मिल चुका है, लेकिन ऐसे बहुत सारी कैलकुलेशंस हम कर नहीं पाते थे। लेकिन उसी समय एंट्री हुई हीरो की। हाँ बच्चों, तो हीरो की एंट्री अभी होगी जो ये सारी चीज़ों को काफ़ी ज़्यादा इजी कर देगा। लेकिन उसके पहले अगर हम सिंबल के फॉर्म में सोचें तो जब हमने ये कहा कि n को हमें इनफाइनाइट करना है, यानी कि काफ़ी छोटे छोटे पार्ट्स में करने हैं, या शॉर्ट में ये कह दें कि डेल्टा टी टेंस टू ज़ीरो हो जाए, तो आप समझ गए हो कि अगर डेल्टा काफ़ी स्मॉल होगा तो डेल्टा को हम किससे रिप्लेस कर देते हैं, डी से। डेल्टा टी भी इंटरवल ऑफ टाइम, ये इंटरवल है, ये इंटरवल है, ये इंटरवल है। dt भी इंटरवल ऑफ टाइम, लेकिन dt क्या कह रहा, तो डेल्टा t इंटरवल बड़ा भी हो सकता है, छोटा भी, कुछ भी। dt ये कह रहा कि इंटरवल काफ़ी छोटा है, काफ़ी छोटा करना होगा, तो उसको हम लोग इन शॉर्ट कैसे लिखते हैं कि डेल्टा टी टेंस टू ज़ीरो, यानी जितना छोटा हो सकता है उतना छोटा है। तो ऐसे केस में सिंबॉलिक फॉर्म में जब इसको कई सारे टुकड़ों में काटना था, हमें पता है कि वो काम इतना इजी नहीं है, लेकिन सिंबल में लिखना तो इजी है। तो पहले जो था हम टोटल एरिया कहें या टोटल वैल्यू, क्योंकि वैल्यू तो एरिया से ही आ रही थी, ये इक्वल होता था किसके, तो समेशन ऑफ वाई आई लिखो या वाई एन लिखो, साथ में डेल्टा टी, कहाँ से कहाँ तक, तो वैल्यू चेंज होती थी 1 से n तक। n क्या है, उतने पार्ट में उसको डिवाइड किए थे। अब इसी को कब, जब हमने डेल्टा को रिप्लेस किया d से, तो ये जो समेशन है ना, ये समेशन भी चेंज हो गया इंटीग्रेशन में। इंटीग्रेशन का जो सिंबल है ना, ये समेशन के s से ही आया है। अब आप इंटीग्रेशन में एंट्री कर रहे हो तो इससे चेंज हुआ, तो समेशन की जगह हमने क्या लिख लिया, ये ध्यान देना कि इसके साथ प्लस हमें ग्रीन एरिया, ये ध्यान देना, आप कॉपी में ग्रीन एरिया कहीं बताने में मत लिख देना, मैंने ग्रीन से किया है तो ग्रीन लिखा है, आपका ब्लैक होगा तो ब्लैक कहो, ब्लू कहो, इन शॉर्ट क्या कर सकते हो, शेडेड एरिया।
कि ये जो शेडेड एरिया अलग से क्रॉस करके दिखाओगे, इस एरिया को यहाँ लिखना पड़ता था। तो अकेले वाले इंटरवल में ये बहुत बड़ा था, काफ़ी छोटा कर दिए तो ये काफ़ी छोटा होता गया। और जब हमने डेल्टा को डी से रिप्लेस कर दिया तो हमने कहा कि अब इतना छोटा हो गया है कि अब हम उसको नहीं रखेंगे, अब ये नेग्लेजिबल हो गया। तो जब ये नेग्लेजिबल हो गया तब हमारी टोटल वैल्यू क्या होगी? तो समेशन की जगह लिखोगे इंटीग्रेशन, ये सिंबल चेंज हुआ। y डेल्टा की जगह आ चुका है dt, कहाँ से कहाँ तक? तो इनिशियल से फाइनल तक। और इस वाले केस में हमें इसको लिखने की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि ये क्या था? ये नेग्लेक्ट हो चुका है। क्यों नेग्लेक्ट हो चुका? वो इतने छोटे हो गए कि उनको छोड़ चुके हैं। तो ये आप नोट कर लो। तो अब हमारा जो एरिया था वो एरिया इसके इक्वल है। तो ये सिंबॉलिक फॉर्म में है। और ये करने के लिए हमें क्या करना है? हमें इसको लाखों टुकड़ों में तोड़ना है, जो कि हमें पता है कि करना काफ़ी मुश्किल है, लेकिन हम ये कह सकते हैं कि अगर कोई ऐसा कर लेगा तो उसे सही सही एरिया मिल जाएगा। और ये जो शेडेड पोर्शन वाली कहानी होती थी, जो आधा अधूरा रह जाता था, या कह सकते हो कि हमें कुछ शक होता था कि कुछ तो हमसे छूट गया है, वो चीज़ अब नहीं रहेगी। लेकिन उसके लिए हमें कुछ एक्स्ट्रा करना पड़ेगा। इंटरवल को हजारों लाखों में काट के छोटा छोटा करना है, इतना छोटा करना है जितना छोटा कर सकते हो। उसी लिए क्या लिखते हैं कि डेल्टा टी टेंड्स टू 0, जितना छोटा हो सकता है उतना छोटा हो। तो ये था सिंबॉलिक फॉर्म। ये वाला फॉर्म आप लिख लो कि अब हमारा ए इसके इक्वल है, और ये जो सिंबल आया इसको हमने क्या नाम दिया? तो यही है हमारा प्यारा सा इंटीग्रेशन। ठीक है। अब आप भी जानते हो कि ऐसे हजारों लाखों पार्ट में ये तो सिंबल है, करने का तरीका तो अभी भी वही है। क्या तरीका है? उसको लाखों टुकड़ों में कोट कट करो और सारे रेक्टेंगल्स के एरिया निकालो और सबका सम करो। तो ये कॉपी पे लिख चुके थे, करना इजी नहीं था, राइट? लेकिन अब आता है हमारा हीरो। हीरो क्या कहने वाला है? अब आप ये देखो, हमें एरिया से टोटल वैल्यू मिलती है, ये हम जान चुके थे। मान लो यहाँ से यहाँ तक गए हो, ये है इनिशियल वैल्यू, ये थी फाइनल वैल्यू, और इसके बीच का ये जो टोटल है, हम इसको भले ही पूरा पूरा नहीं निकाल पा रहे, लेकिन ये जो टोटल है यही इसका एरिया है। इस एरिया को मैं मान लेता हूँ ए, और ये एरिया ही किसके इक्वल है? तो आप कहोगे टोटल वैल्यू के। इतना तो क्लियर है। एक्स एक्सिस पे या तो आप टाइम को लो, या टाइम की जगह क्या ले सकते हो? एक्स ले सकते हो। एक्स लोगे तो ये एक्स की इनिशियल वैल्यू, ये एक्स की फाइनल वैल्यू। वाई क्या है? तो वाई कोई ऐसी क्वांटिटी है जो किसके साथ बदल रही? टाइम के साथ। अगर फिजिक्स में बात करोगे तो टाइम के साथ बदलेगा। जैसे अलग अलग टाइम पे वो जो ए जा रहा था उसकी स्पीड अलग अलग थी। अलग अलग टाइम पे आपके यहाँ जो मोबाइल में डेटा आ रहा वो कभी 50 kbps, कभी 60 kbps, कभी 100 kbps, यानी कि उसकी स्पीड अलग अलग टाइम पे अलग अलग है। नल को खोल रहे हो, पहले पानी धीरे गिर रहा, बाद में तेज गिरने लगा, तो पानी की स्पीड अलग अलग है। क्लियर हुआ? तो ये जो टाइम बदल रहा था, इसको फिजिक्स में तो नॉर्मली हम टाइम लेते हैं, जब मैथ में बात करेंगे तो वो क्या कहते हैं? एक्स, कि एक्स बदल रहा। और ये एक्स के बदलने के साथ कौन बदल रहा? वाई बदल रहा। तो आपके पास अभी तक ये पता है कि वाई और टी, मैं टी को लेके चल रहा, अब बाद में टी की जगह पे एक्स रख लेंगे, ठीक है? तो वाई और टी के बीच का जो एरिया है यही हमें टोटल वैल्यू देगा कि टोटल कितना वो अभी तक में इकट्ठा हो चुका है। वो इकट्ठा क्या हुआ? कुछ भी चल रहा था, वो डिस्टेंस इकट्ठा कर रहा। पानी गिर रहा, पानी इकट्ठा हो रहा। डेटा आ रहा, डेटा इकट्ठा हो रहा। वो चीज़ टोटल इकट्ठा इतनी हुई है, किसके बराबर? एरिया के बराबर। अब इसमें अगर मैं थोड़ा सा और dt बढ़ा दूं, मैं बीच में नहीं, लास्ट में मैं कह दूं कि मैंने और एक हल्का सा टाइम बढ़ाया, और ये जो टाइम बढ़ा इसको मैं क्या कह दूं? dt। dt क्यों कह रहा? अभी आपको बताया था कि बिल्कुल सही मान चाहिए, तो हमारा डेल्टा
टेंस टू जीरो होना चाहिए, बहुत ही छोटा हो, तब वो लाखों करोड़ों टुकड़ों में टूट पाएगा और तब जाके ग्रीन वाला हिस्सा नेग्लेक्ट कर पाओगे। तो इसलिए हमने ये बहुत ही छोटा, ये जितना दिख रहा है ना ये दिखेगा भी नहीं आपको, ये उतना छोटा है। हमने कितना एक्स्ट्रा टाइम जोड़ा, dt। तो ये dt टाइम जब आगे गए होगे तो इसका जो ये एरिया आया होगा, आपके पहले एरिया में इतना एरिया भी तो बढ़ा, आपने थोड़ा टाइम बढ़ाया, थोड़ा और डेटा आया, थोड़ा और पानी इकट्ठा हुआ, थोड़ा और चले, राइट। तो ये जो एक्स्ट्रा बढ़ा है, पूरे को नहीं, जो एक्स्ट्रा बढ़ा है, अगर इसको मैं कह दूं dA, ध्यान से पकड़ना, तो ये पूरा जो रेड पोर्शन है एरिया, ये एरिया कितना है, dA। ये चौड़ाई कितनी है, dt। ये पूरा t था, ये चौड़ाई कितनी है, dt। और इसकी ये हाइट क्या है, तो ये हाइट तो y है, इस जगह का जो भी y होगा वो y रख लोगे। तो मैं कहूँ कि ये बताओ ये dA कितना है, तो आप कहोगे dA इसका एरिया है। एरिया क्या होता था, लंबाई गुणे चौड़ाई। तो हम कह सकते हैं dA इक्वल है y इंटू dt के। तो आप कहोगे तो हमें पहले भी दिख रहा था कि लंबाई चौड़ाई मल्टीप्लाई कर देते थे, एरिया मिल जाता था, इसमें कौन सी खास बात है। तो खास बात हुई, कब हुई, जब इधर dt से डिवाइड किए और तब जाके हमें मिला कि dA अपॉन dt किसके इक्वल है, y के। यानी कि ध्यान से समझिए, आपको क्या पता है, y, आपको क्या दिया गया है, टाइम। हमें y पता है, टाइम पता है, क्या निकालना है, एरिया। पकड़ना इस बात को, y पता था, टाइम पता था, क्या निकालना था, एरिया। और ये इक्वेशन ये कह रहा कि अगर आप कोई ऐसी चीज बता दो जिसका रेट y हो, आपको रेट नहीं निकालना है, रेट ऑलरेडी पता है। पिछले पार्ट में क्या था, मैं आपको y देता था, आप dy बाई dt करके रेट निकाले। आपको मैं कोई भी क्वांटिटी दूं तो उसका रेट निकालते थे। इसमें रेट जो है वो पता है, dA बाई dt क्या है, y पता है कि नहीं पता है, 10 kbps, 20 kbps, 50 kbps, रेट तो हमें पता है, रेट तो मोबाइल पे दिख रहा है कितने रेट से वो इस रेट डेटा आ रहा है, रेट हमें पता है। हमें क्या निकालना था, एरिया। और ये इक्वेशन क्या कह रहा कि अगर आप कोई ऐसी चीज हमें बता दो जिसका रेट ये y हो, तो वो जो चीज होगी वही एरिया है। तो अब अगर मैं दोनों को मिला दूं तो पहला एरिया हमारा कह रहा कि एरिया इक्वल है इंटीग्रेशन y dt फ्रॉम t इनिशियल टू t फाइनल के, या dA अपॉन dt किसके इक्वल है, y के। तो देखो ये हमें समेशन से मिला था, और जब उसी को हमने एरिया में समझने की कोशिश की तो न्यूटन वगैरह लोगों को ये मिल गया। और जहाँ ये मिला हमें पता चला कि ये जिसको हम एक अलग चीज़ समझते थे, रेट निकालते थे, और ये जो हमने सम करने के लिए सोचा है, ये दोनों तो आपस में भाई भाई हैं और ये काम तो हमें करना आता है। तो अगर ये काम हमें करना आता है तो इसी का तो उल्टा ये होगा। उल्टा क्यों, क्योंकि वही मैं 2 बार आपको बताया हूँ कि अगर हमें y पता है तो हम अब सोचेंगे ये कि ऐसी कौन सी चीज होगी जिसका रेट निकालने पे वो y के इक्वल हो जाएगा, और अगर हमें वो चीज मिल जाएगी तो हम कहेंगे यही हमारा एरिया है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपको बता दूं कि d अपॉन डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब इक्वल होता है 3x स्क्वायर के, और मैं आपसे कहूं कि एक पार्टिकल है, ये आगे की तरफ चल रहा और इसकी वेलोसिटी है 3t स्क्वायर। ये ध्यान देना, x होगा तो x, t होगा तो t, y होगा तो y। बस ये पता है कि क्यूब का क्या होता है रेट, 3 इंटू एक्स का स्क्वायर होता है। अब मैं आपसे कह दूं कि ये जो पार्टिकल है ये आगे जा रहा 3t स्क्वायर से। अब मुझे आप ये बताओ कि इसकी डिस्टेंस क्या होगी। तो आप जानते हो कि डिस्टेंस निकालने के लिए हमें v इंटू टी करना पड़ता था, लेकिन अभी सीधे मल्टीप्लाई क्यों नहीं कर पाएंगे, क्योंकि v हमारा बदल रहा। कैसे पता चला कि v बदल रहा, v के अंदर टाइम दिख रहा है, तो टाइम जैसे जैसे बदलेगा v की वैल्यू बदलेगी।
तो जैसे ही पता चला कि v बदलेगा और अब हमें डिस्टेंस निकालना है, डिस्टेंस एक जोड़ने वाली चीज़ है, आपके दिमाग में तुरंत हिट करेगा कि हमें क्या करना होगा, इंटीग्रेशन। लेकिन हमें तो इंटीग्रेशन नहीं आता, तो हमें आता क्या है, हमें आता है डिफरेंशिएशन। और डिफरेंशिएशन या रेट क्या कहता है कि 3x² रेट है x³ का। तो ये कह रहा कि अगर y हमें पता है, यानी कि अगर तुम्हें स्पीड पता है और स्पीड का ही इंटीग्रेशन हमें डिस्टेंस देने वाला, तो ये उसका उल्टा ही तो करना है। 3x² का उल्टा x³ होता था, तो 3t² का उल्टा क्या हो जाएगा, t³। तो हम कह देंगे कि अगर y जो है ये 3t² है, तो a जो है ये t³ है। बस। तो ये भी आपको नहीं करना है, ये पहले से लोग करके जा चुके हैं देके। कुछ अच्छे बुद्धिजीवी भाई साहब लोग थे, वो लोग हजारों लाखों ऐसे फार्मूले हमें उन्होंने सॉल्व करके दिया है, और हम तो बस उसका यूज़ करते हैं फिजिक्स में कि अगर t³ का 3t² होता था, तो 3t² अगर हमें दे दिया गया और कहा गया देखो जो ग्राफ है ना वो 3t² से बदल रहा, अब आप इसका एरिया बताओ, तो आप ये एरिया निकालने नहीं जाओगे, आप सीधे कह दोगे कि अच्छा अगर y बदल रहा था 3t² से, तो ये किसका रेट होता है, तो 3t² रेट होता है t³ का। 3x² होता था x³ का, तो 3t² होगा t³ का। और हमें पता है कि अगर किसका ये रेट है वो चीज़ आप निकाल लिए हो, तो बस वही तो आपका एरिया है, वही तो आपका आंसर है। अगर स्पीड दे के डिस्टेंस पूछी गई तो वही तो डिस्टेंस है, अगर पानी का रेट दे के बाल्टी का टोटल पानी पूछा गया तो वही तो टोटल पानी है। टोटल वैल्यू क्या है, वो चीज़ जिसका रेट निकालने पे आपका y मिलता है। आया समझ में? तो ये दोनों भाई भाई हो गए कि नहीं। टोटल एरिया निकालने का मतलब था y को इंटीग्रेट करना, लेकिन ग्राफ में हमें क्या पता चला कि a का रेट क्या है, वो खुद y है। तो आप इन दोनों चीज़ों को अलग अलग एक बार इस वीडियो में 10-15 मिनट पहले जाके दोनों को ज़रूर देखिए, और जब देखोगे ना तब आपको एकदम से हिट करेगा कि मैं रेट को अलग, इंटीग्रेशन अलग, ये मैं पढ़ता तो हूँ यहाँ वहाँ, लेकिन बेसिक कॉन्सेप्ट, मैंने कहा ना ये कॉन्सेप्ट ऑफ कैलकुलस की क्लासेस हैं, तो तब जाके आपको ये कॉन्सेप्ट हिट करेगा कि अच्छा ये रीज़न था। यहाँ जाके हमें पता चला कि दोनों भाई भाई हैं। और ये न्यूटन वगैरह के टाइम पे 17वीं सेंचुरी में ही इस पे काफ़ी रिसर्च हुए, और उसके बाद हमें काफ़ी फार्मूले दे दिए गए, और उन फार्मूलों को हम डायरेक्ट यूज़ करते हैं। ठीक है, तो पहले आप इसको नोट कर लो। ठीक है, इसकी बेसिक डेफिनेशन मैं आपको लिखवा दे रहा हूँ, पेपर पे लिखा है, मैं बोलूँगा, मेरी हैंड राइटिंग इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन फिर भी आप कोशिश करके नोट कर लो। इफ़ यू हैव टू फाइंड एरिया अंडर अ कर्व fx और y, all you have to do find another function whose derivative is y, whose derivative is y। ऐसा फंक्शन पता कर लो जिसका डेरिवेटिव y हो, तो वो जो फंक्शन है वही आपका आंसर है। आपके y की वैल्यू है 3t², तो 3t² किसका डेरिवेटिव है, t³ का, तो t³ ही तो आपका एरिया है, t³ ही तो आपकी टोटल वैल्यू है। आप कहाँ परेशान हो। अगर कोई चीज़, अगर आपके मोबाइल का डेटा बदलने लगेगा 3t² से, तो आपके पूरे मोबाइल पे आने वाले टोटल GB भरने में लगने वाले डेटा की टोटल वैल्यू क्या होगी, t³ से निकाल लोगे। आ रहा है 3t² से, तो कितना इकट्ठा होगा, t³ इकट्ठा होगा। यही है पॉइंट। दूसरी तरह से लिख लो, फाइंडिंग अ फंक्शन विच व्हेन डिफरेंशिएटेड, finding a function which when differentiated yield another function is called integration, ऐसा फंक्शन पता करना जिसके डिफरेंशिएट करने पे हमें अपना दूसरा फंक्शन मिल जाएगा। इस प्रोसेस को ही क्या कहते हैं, इंटीग्रेशन कहते हैं। ठीक है,
तो अब हमें क्या करना है, आपको कुछ नहीं करना, आपको बस यहाँ 10 से 11 फार्मूले मैं दूंगा, और वो भी मैं सब भी दूंगा भी नहीं। क्यों नहीं दूंगा? क्योंकि मैं रटवाने वाली चीज़ों के टोटली अगेंस्ट हूँ। मेरा बस चले तो चाहूँ कि कोई कुछ रटना ही ना पड़े, लेकिन कुछ तो चीज़ें हमें रटनी पड़ ही जाती हैं मजबूरी में, लेकिन मिनिमम जितना हो सकता है उतना। तो अभी मैं सिर्फ वो दूंगा जिनकी ज़रूरत जस्ट आगे पड़ेगी। अरे मैं आया हूँ अपने गाँव पे, यहाँ काफ़ी स्वेटिंग हो रही है। आप लोग तो ये वीडियो पता नहीं कब कब देखोगे आगे फ्यूचर में। अच्छा है एक बार बन गया तो अब हमेशा बच्चे इसको देख के इंटीग्रेशन के कॉन्सेप्ट को समझ पाएंगे। जब ये बन रहा है तो अभी ये मई चल रहा है, मई 2020, और यहाँ अभी कोविड-19 वायरस के एपिडेमिक में सब लोग अभी फंसे पड़े हैं। तो उसी में मैं अपने होम टाउन आया हुआ हूँ, अपने गांव। तो यहाँ बिजली कभी आती है कभी नहीं आती है, तो रोशनी ज़्यादा हो बोर्ड पे, इसलिए मैं दोपहर में बनाता हूँ। इन्वर्टर है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि फ़ैन चलेगा तो उसका साउंड भी रिकॉर्ड होता है। तो वो कुछ वीडियोज़ में मैंने देखा कि काफ़ी नॉइज़ आ रहा था, तो मैं जब बनाता हूँ वीडियो तो फ़ैन भी ऑफ कर देता हूँ कि आप लोग इजीली इसको देख पाओ, सुन पाओ। तो इसीलिए थोड़ा स्वेटिंग है। खैर आपके बोर्ड पे नहीं हो रहा, आप अपना पढ़ाई पे ध्यान देना। तो जो बेसिक होते हैं वो मैं आपको कुछ लिखवाऊंगा, और बाकी जो भी ज़रूरत पड़ेगी ना, जहाँ जहाँ देखो, जैसे मान लो आप किसी चीज़ को किसी एग्जाम्पल के साथ अगर याद किए रहोगे ना तो वो ज़्यादा याद होगा, और वो एक टेबल के फॉर्म में दे दूँ तो वो आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। इसलिए हम लोग जहाँ जहाँ जो जो डिफरेंशिएशन या इंटीग्रेशन की ज़रूरत पड़ेगी वहाँ पे हम उसका फार्मूला याद करेंगे, तो आपके लिए याद करना भी इजी रहेगा और आपको ये बर्डन भी नहीं लगेगा। लेकिन कुछ जो फेमस टाइप के हैं इंटीग्रेशन वो मैं आपको लिख दे रहा, इनको तो आप याद ही कर लो कि इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर n dx ये इक्वल होता है x टू द पावर n+1 अपॉन n+1। लेकिन ये ध्यान देना कि यहाँ n की वैल्यू -1 नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आप जानते हो n-1 लिखोगे तो -1 + 1 0 हो जाएगा, और 0 से डिवीजन पॉसिबल नहीं है, इसलिए ये नहीं होगा। तो सवाल ये है कि अगर n को -1 हम रखते तो x टू द पावर -1 dx क्या होता। अब सादों के लिए तो ये है, इसका अलग से ये क्या है, ये आपका एक्सेप्शनल केस है। तो एक्सेप्शनल में क्या है, इसको आप चाहो तो ऐसे ही तो लिखोगे, ऊपर पावर -1 है तो नीचे आके 1 हो जाएगा। तो इसकी जो वैल्यू होती है बच्चों, इसको हम कहते हैं ln x। ln x क्या है भाई, तो ये है log x जिसका बेस क्या होता है e एक अलजेब्रा का कांस्टेंट होता है, वो से हम लेते हैं। नॉर्मल अगर log लिखे हो ना और बेस नहीं लिखे हो तो हम मानते हैं कि वो 10 बेस पे है, इसलिए e बेस वाले को अलग से हम किससे दिखाते हैं, ln से। अगर कभी ज़रूरत पड़े कि आपको इसको 10 बेस में चेंज करना पड़े तो आप ऐसे कर सकते हो कि log x बेस 10 इंटू, ये इंटू है, log 10 बेस e। आपको चाहिए था e पे, वो दे दिए हो 10 पे, तो 10 का e बेस पे ले लो और इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, तो ये पूरी चीज़ इसके बराबर ही हो जाएगी। ये दोनों ऐसे ही मल्टीप्लाई कर लो, ये दोनों मल्टीप्लाई हैं। अब 10 भी ये कांस्टेंट नंबर है, ई भी अलजेब्रा का कांस्टेंट है, तो ये जो होता है ना ये इक्वल आता है 2.303 के, और साथ में log x बेस 10। तो ये सब एक ही चीज़ें हैं, और ये आपको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में, थर्मोकेमिस्ट्री में, कई जगहों पे रेडियो एक्टिविटी में आपको मिलेगा ये फार्मूला, तो ये आप ऐसे नोट कर लो। इसके अलावा और कोई भी x का फॉर्म होगा वो हम सीधे निकालेंगे। फॉर एग्जांपल मैं पूछ दूं कि x² इंटीग्रेशन ऑफ x² dx क्या होगा, तो x का पावर 2 था, 2 में 1 ऐड करो, क्या हुआ, x³ डिवाइडेड बाई 3। मैं कह दूं 2x dx क्या होगा, तो देखो 2 जो कांस्टेंट है ये तो बाहर आ गया, हमें सिर्फ फंक्शन, जो चीज़ बदल रही थी उसी का तो रेट निकलेगा, उसी को तो इंटीग्रेट करोगे। तो x का क्या होगा, तो x का पावर क्या है 1, 1 ऐड करो तो x² अपॉन 2, 2 से 2 कैंसिल, क्या आया x²। ऐसे ही कुछ अगर आप नोट करना चाहो तो ये लिख सकते हो, इंटीग्रेशन ऑफ कभी sin x dx दे दे तो ये होता है -cos x, और इंटीग्रेशन ऑफ cos x dx दे दे तो ये होता है sin x।
कॉस वाले का साइन, साइन वाले का माइनस कॉस। अब ये x होगा तो dx होगा, t होगा तो dt होगा, y होगा तो dy होगा और उसी का मिलेगा। तो अब इसमें कंफ्यूज मत होना। अब अगर यहाँ मैं z टू दी पावर -1 dz दे दूं तो आप इसको log z कर दोगे, tt दे दूं तो log t कर दोगे। वेरिएबल कोई भी हो सकता है, फार्मूले यही रहेंगे। ठीक है, तो ये बेसिक स्टोरी थी इंटीग्रेशन की कि कहीं भी चीज़ें अगर एक साथ इकट्ठा हो रही होंगी तो वो कितना इकट्ठा हुई, कितने टाइम में हुई, कितना चलने पे हुई, ये जानने के लिए हमें क्या करना था, हमें चीज़ों को एक्यूमुलेट करना था, सम करना था। सम करने का हमारे पास पुराना मेथड क्या था, समेशन। समेशन को बहुत छोटे छोटे टुकड़ों में काट दिए तो उसे क्या कहे, इंटीग्रेशन। लेकिन सारे टुकड़ों को जोड़ के निकालना मुश्किल था। तब तक हमें मिला अपना हीरो। हीरो ने क्या कहा कि आप जिसे ढूंढ रहे हो उसका रेट ही ये फंक्शन है, तो तुम यहाँ वहाँ मत भटको। ठीक है, ज़्यादा भटकाव की ज़रूरत नहीं है, फोकस्ड रहो। और फोकस इस बात पे रहो कि बस ये पता करो कि किसका रेट निकालने पे ये मिलेगा। मैं कह दूं कि इस मार्कर का इंटीग्रेशन करना है, इस मार्कर के लिए टोटल वैल्यू निकालनी है। आप सोचोगे कि किसको डिफरेंशिएट करें, किसका रेट निकालें कि ये मार्कर मिले, और अगर वो चीज़ मिल गई तो बस वही तो आपका आंसर है। समझ में आया? तो जहाँ ये चीज़ों का बदलाव आया, चीज़ें बदलती रहती हैं। गौतम बुद्ध ने भी कहा था कि हमेशा इस नेचर में, प्रकृति में चीज़ें बदलती रहेंगी, उस बदलाव के साथ खुद को एडॉप्ट करना सीखो लाइफ में भी, क्योंकि बदलाव तो होना ही होना है हर चीज़ में। लेकिन हम ही लोग हैं, दिल लगा बैठते हैं, परेशान हो जाते हैं, चेंज कर ही नहीं पाते, दिमाग को एक ही जगह फोकस कर लेते हो। ठीक है, तो फोकस रखना जरूरी है एम के लिए, लेकिन वही काम के लिए नहीं। खोज लिए हो कि नहीं पबजी में मुझे एक बार फर्स्ट आना है, तो ठीक है, आए तो आए, नहीं आए छोड़ दो। कोई ज़रूरी है, कल हो सकता है पबजी से बड़ा गेम आ जाए, उसमें तुम अच्छे खासे प्लेयर हो जाओ। तो वो करो जिसमें मन लगे, और वो करो जिससे आपका और समाज का और इस पूरे, कर सकते हो एनिमल किंगडम का, सिर्फ मनुष्य का ही नहीं, जो पूरा हमारा एनिमल किंगडम है, इसका कुछ फ़ायदा हो सके। ऐसा कुछ कर लोगे लाइफ में तो इस बदलाव के साथ रहते रहते भी आप कुछ ना कुछ, जब जाओगे ना इस अर्थ को छोड़ के, तो आपको सेटिस्फैक्शन होगा कि हाँ मैंने कुछ तो करके जा रहा हूँ, सिर्फ खाना खा के, पी के, गेम खेल के और लोगों का इंटरटेनमेंट करके नहीं जा रहा। इंटरटेनमेंट भी एक अच्छी चीज़ है, लेकिन इंटरटेनमेंट ही सब लोग करने लगेंगे, ये बताओ, सब टिकटॉक पे वीडियो ही बनाने लगेंगे, तो फिर मानव सभ्यता का विकास कैसे होगा? वो भी तो ज़रूरी है ना। तो अब चलो, ये हमारा कॉन्सेप्ट का क्लास आज ख़त्म हुआ है। अगली क्लास में मैं कुछ एग्जांपल्स दूंगा कहाँ हम कैसे यूज़ करते हैं, और रेट निकालने का जो ग्राफ वाला पार्ट था वो मैं आपको पढ़ाऊंगा। ठीक है, अभी के लिए थैंक यू। हाँ, आप लोग ज़रूर कमेंट में लिखना कि आपको यहाँ कुछ डाउट है या चीज़ें समझ में आई हैं। अगर किसी बच्चे से कुछ अनक्लियर रह गया होगा तो यहाँ पे आप बैठे तो हो नहीं कि जो हमें बता सको, तो बताना, मैं उसको और इजी वे में करके आपको समझाने की कोशिश करूँगा। ठीक है, अभी के लिए थैंक यू।